आप ये सोल ट्रेडेड पार्टनरशिप वाला साइड कवर कर दी हुई है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कवर हो गया। और जो मोटिवेशन थ्योरीज थी, मैंने आपसे कहा था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स और टेलर की थ्योरी को लाजमी देख के जाओ। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में से एलिमेंट्स के नाम आपको याद हो। और देखो पास्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ये 23 से पहले वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप बेसिक नीड की कोई एग्जांपल लिख दो, लाइक फूड और शेल्टर लिख ली। इसी तरह सेफ्टी नीड सिक्योरिटी नीड के अंदर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, सेफर वर्किंग कंडीशन लिख दो। एस्टीम नीड्स के अंदर आप प्रमोशन लिख दो या सर्टिफिकेशन लिख दो या फिर अथॉरिटी लिख दो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, तो आपको इन नामों के साथ याद रहना चाहिए। सोशल नीड के अंदर टीम वर्क आ सकता है, वो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, ब्रेक्स भी लिख सकते हैं, अलाउड है। या तो आपसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के 5 एलिमेंट में से कोई एक पूछ लेगा, या उन 5 एलिमेंट में से किसी का कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा कि बताओ क्या हो सकती है। ये आपका आंसर P1 में, मतलब क्वेश्चन P1 में ए बी पार्ट बन सकता है, मतलब ए हो सकता है या बी हो सकता है, डेफिनेशन साइड के ऊपर या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन में ई पार्ट में इन पर्टिकुलर टेलर और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड को लाजमी देखते जाओ। हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की तरह ही है, उसके सिर्फ आपने एलिमेंट्स अलग कर लेंगे, मोटिवेटर्स में और हाइजीन फैक्टर्स में। हाइजीन फैक्टर्स में प्राइमरीली बेसिक नीड्स पर ही आ जाती है, और मोटिवेटर्स के अंदर फिर आती है स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फिर मोटिवेशन टूल्स आ जाती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस दफा लग रहा है कि क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको लिखा बेटा, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज पेपर में टेस्ट हो सकता है। और कीप इन माइंड कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो केस आपको गिवन है, अगर तो ये क्वेश्चन सी डी या ई पार्ट में, मतलब सी और डी में, सॉरी ई नहीं होगा वो जनरल हो जाएगा, अगर उसके अंदर है, तो सबसे पहले फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द केस स्टडी जो छोटी सी बनी है आपके पास 4-5 लाइन होंगी, उसके अंदर से पहले देखो कि बिजनेस आपका फ्रेंचाइजर है कि फ्रेंचाइजी बन रहा है। मतलब क्या वो फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज, तो फ्रेंचाइजर बने। और उससे इसको क्या मिलेगा, 2 चीजें मिलेंगी जो आपने याद रखनी है। नंबर 1, लाइसेंस फी रिसीव होगी जिसकी वजह से कैश इनफ्लो आ रहा है। और नंबर 2, बिजनेस को रेगुलरली पर ईयर पर एनम जो है वो रॉयल्टी मिलेगी, मतलब जो आपका आपके नाम से बिजनेस चला रहा है वो आपको पेमेंट करता रहेगा। वो पेमेंट कैसे हो सकती है, रेवेन्यू की कोई परसेंटेज हो सकती है, प्रॉफिट की कोई परसेंटेज हो सकती है। मतलब मैं फ्रेंचाइज खरीद रहा हूँ, अब मैं फ्रेंचाइजर को हर साल अपने टोटल सेल्स का कोई परसेंटेज दे रहा हूँ, मतलब 10% उसको दे रहा हूँ। इसका बेनिफिट पता है कौन सा है, फ्रेंचाइजर गेट्स रॉयल्टी रिसीव विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करा लेकिन पैसा मिलता जा रहा है क्योंकि उसने अपना नाम बेचा हुआ बिजनेस का। लाइसेंस फी एक बड़ी अमाउंट होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप लाइसेंस फी वाला पॉइंट एडजस्ट नहीं कर पा रहे एप्लीकेशन के साथ, और अगर डी पार्ट है, तो बेटा उसमें एक बड़ा आसान सा पॉइंट बन जाएगा कि बिजनेस की ब्रांड इमेज एनहांस होती है, बिजनेस की ब्रांड इमेज बढ़ती है। अब ये जो फ्रेंचाइज की वजह से, फ्रेंचाइज ऑफर करने की वजह से ब्रांड इमेज बढ़ती है, ये आपका हर केस के अंदर एडजस्ट होगा, बिकॉज हर बिजनेस की ब्रांड इमेज होती है, उसके साथ आपने लिंक कर देना। डिसएडवांटेज पूछे, एक डिसएडवांटेज बड़ा कॉमन है आपके पास कि फ्रेंचाइज के अंदर अगर किसी फ्रेंचाइजी ने जिसको आपने नाम बेचा हुआ अपना, उसने कोई मिस्टेक की तो पूरे बिजनेस की इमेज खराब होती है, या फिर अगर उससे कोई मिस्टेक होती है तो सारे बिजनेस की सेल फॉल करती है। बेटा बैठ जाए, हम उसी के साथ बैठे जरा, चेयर छोड़ दो ना मुंह के। अच्छा जी, अब ये डिसएडवांटेज बन सकते हैं। पर बेटा एक और चीज, अगर तो ये केस एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन टेस्ट नहीं करता कि फ्रेंचाइज सिर्फ फायदे नुकसान के ऊपर बताओ, तो फ्रेंचाइज आपने याद रखना है कि फ्रेंचाइज इज ऑल्सो अ ग्रोथ टूल, और ग्रोथ का मेथड है, मतलब अगर इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं लिखा हुआ और क्वेश्चन आगे ई पार्ट के अंदर, ई पार्ट में फ्रेंचाइज एक ग्रोथ का मेथड लिखा हो सकता है कि बताओ, मतलब if do you think franchise is the best way to grow business, या वो बता देंगे एज कम्पेयर टू लेट्स से एक्सटर्नल ग्रोथ या कोई और मेथड, या कुछ भी नहीं बताएंगे, फिर आपने खुद से उसको लिखना होगा। उसके अलावा जॉइंट वेंचर 2024 के पेपर में देख लो, मेरा ख्याल है जून 24 था, उसके अंदर जॉइंट वेंचर का डी पार्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, उसके में एक बेनिफिट पूछा था, एक लिमिटेशन पूछी थी। जॉइंट वेंचर में बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स कौन से हो सकते हैं बेटा, बेनिफिट हो सकता है जॉइंट वेंचर की वजह से स्किल शेयर होती है, जॉइंट वेंचर की वजह से रिस्क स्प्रेड होता है, जॉइंट वेंचर की वजह से इनोवेशन ज्यादा होती है और कैपिटल आसानी से मिल जाता है। डिसएडवांटेज जॉइंट वेंचर के क्या हो सकते हैं कि जॉइंट वेंचर की वजह से एक दूसरे को कंपनीज ब्लेम कर सकती हैं जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देंगी। जॉइंट वेंचर की वजह से आपकी जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड, और इंडिविजुअली हर कंपनी को उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, मतलब वो डिवाइड होकर मिल रहा है, कुछ भी 50-50, कुछ भी 70-30, जो भी परसेंटेज वो डिसाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी देख के जाएंगे। उसके अलावा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मेथड्स में बेटा ये ज्यादा क्वेश्चन आता है ई पार्ट के अंदर, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की मेथड का कंपैरिजन डी में भी आता है, मतलब ये नहीं है कि हमेशा ई पार्ट के अंदर ही आएगा। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए क्या इंटरव्यू मोस्ट सुटेबल मेथड हो सकता है, बता इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। एक और चीज जो शायद यहाँ पे नहीं लिखी हुई है,
वो है ग्रुप टास्क। बच्चों ये जो ग्रुप टास्क है ना, इसका मतलब होता है कि आप एम्प्लॉइज का, पोटेंशियल एम्प्लॉइज का जो आपके पास आ रहे हैं ना हायर होने के लिए, आप उनका ग्रुप बनाते हो, और ग्रुप बनाने के बाद आप उनको इकट्ठा टेस्ट कर रहे हो। मतलब उनको आप प्रैक्टिकल सिनेरियोज देंगे जो बिजनेस का काम है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक अकाउंटेंसी फर्म है, अकाउंटिंग फर्म है, वो अपने, उनके पास 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों को उन्होंने बुलाया, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल सिनेरियोज देंगे कि ये फाइल फाइल ए तैयार कर दो, इस कंपनी का सारा प्रॉफिट लॉस निकाल दो, इस कंपनी का मार्केट शेयर कैलकुलेट कर दो। अब वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो ग्रुप टास्क भी एक एक्टिविटी है। ऑल्दो इट वुड बी एन अनकन्वेंशनल टॉपिक जो पेपर में आएगा, पास में नहीं आया, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, हमारे पास एक लिस्ट भी बनी है अनकन्वेंशनल टॉपिक्स की, आप यहाँ से भी देखें। अच्छा जी, इंटरव्यू, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स। बेटा इंटरव्यू के अंदर पर्सन को चेक किया जा रहा है, इवेल्युएट किया जा रहा है उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को, लाइव टेस्ट हो रहा है, फेस टू फेस मीटिंग है। इवन एक्सप्रेशंस के थ्रू भी जज किया जा सकता है एम्प्लॉय को, जिसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, या एंजाइटी तो नहीं है, या उसको आता है कि नहीं, कॉन्फिडेंट है कि नहीं। आपका केस बड़ा सिंपल सिंपल सीधा सीधा होगा, क्या बताएंगे, इंटरव्यू की वजह से मैनेजमेंट और पैनल विल बी एबल टू नो। जो कर रहा होता है वो इंटरव्यूअर होता है, और जिसको आप इंटरव्यू जिसका कर रहे होते हैं उसको इंटरव्यू ही बोलते हैं। और इसी तरह रिक्रूट करते हुए आपने पोटेंशियल एम्प्लॉय का वर्ड यूज करना है, क्योंकि बंदा आपका एम्प्लॉय बना नहीं है अभी, अभी वो बनने वाला है। पोटेंशियल एम्प्लॉय, पोटेंशियल वर्कर का वर्ड यूज करें। क्वेश्चन ईयर आपको सपोर्ट करेगा किस सेंस में? क्वेश्चन ईयर के अंदर रेलेवेंट टू द बिजनेस सिनेरियो, मतलब जो बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, जो भी है, वो क्वेश्चन पूछेगा एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉय आंसर करेगा। बेटा बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट नंबर वन, फास्टेस्ट मेथड, क्योंकि क्वेश्चन ईयर जो किया, इमीडिएटली आंसर आएंगे आपके पास, उन आंसर को इवेल्युएट कर लोगे, पर्सन को जज कर लोगे। और क्वेश्चन ईयर की वजह से एम्प्लॉय की स्किल्स और नॉलेज टेस्ट होगी। नॉलेज की बात करें ज्यादा बेहतर है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? क्वेश्चंस कैन बी सेट रॉन्ग, मतलब करने वाले तो मैनेजमेंट ही है। अगर मैनेजमेंट ने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे सेट नहीं किए हैं, तो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन ईयर जो है वो ड्रॉप करती है, और उसकी वजह से रिक्रूटमेंट आपकी उतनी बेहतर नहीं हुई है। क्वेश्चन ईयर का एक और डिसएडवांटेज ये हो सकता है, कैन बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस इफ देयर आर मेनी क्वेश्चन। और बेटा इसका वर्ड तब यूज करोगे आप जब आप ई पार्ट के अंदर कोई सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे हो। देखो हमेशा क्वेश्चन ईयर शॉर्ट नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन ईयर लॉन्ग नहीं होता, तो आप यूज कर लें इफ क्वेश्चंस आर टू मेनी, or if there are a lot of questions, it would be a time-taking process to interview each and every candidate for the job or for potential recruitment। ये क्वेश्चन है कि बेनिफिट ड्रॉबैक्स आते हैं, अगले बात याद रहेगा। बेटा सबने याद रखना है, और अब देखो अब चीजें अब्जॉर्व करना शुरू कर दो, समझते जाओ साथ साथ। सीवी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। एक और चीज है, अगर P1 में नहीं आता, तो रिक्रूटमेंट हमेशा P2 के कॉल टॉपिक्स में रहते हैं। उधर सीवी अलग लिखा हुआ आ जाएगा, इंटरव्यू लिखा आ जाएगा, फिर रिकमेंडेशन मांग लेगा। तो आपने दोनों के लिए वैसे याद रखना, टाइम गैप तो हमारे पास उतना है नहीं, तो दोनों को माइंड में रखें। अच्छा बेटा सीवी जो है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है, उसको बेनिफिट बनाओ। एम्प्लॉई का पास्ट एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा, यू विल गेट टू नो, बिजनेस विल गेट टू नो वेदर ही सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट, सुटेबल फॉर द रोल और नॉट। इसके अलावा सीवी के अंदर एम्प्लॉय की सम पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन होती हैं, सच एज क्वालिफिकेशन। दिस कैन हेल्प मैनेजमेंट टू डिसाइड व्हिच एम्प्लॉय टू रिक्रूट। लाइक हमारे पास एक P2 का क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने कोई लेवल से क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई थी। दो मैनेजर आपने हायर कर, एक मैनेजर हायर करना था, 2 लोग थे उसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, या तो ई पार्ट का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होगा कि आपकी नज़र में जॉब डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है या जॉब स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों में फर्क है। जॉब डिस्क्रिप्शन outlines the duties and responsibilities of an employee. Job specification outlines the qualifications and skills needed in an employee। याद रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन बताती है काम क्या कर रहे हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन बताती है एम्प्लॉय जिसको हायर करना है उसकी स्किल्स और क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए, इवन उसके पर्सनल ट्रेड्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये आपने उस साइड के ऊपर याद रखना है। उसके अलावा अच्छा बताओ, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मैनेजमेंट को हेल्प कैसे करते हैं? नंबर वन, जॉब डिस्क्रिप्शन विल हेल्प मैनेजमेंट टू शॉर्टलिस्ट सम कैंडिडेट्स, मतलब जो एग्जैक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन में फॉलो नहीं करते हैं कैंडिडेट, जिनको आपने इंटरव्यू किया, क्वेश्चन के थ्रू उनको टेस्ट किया, तो उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर, तो उनको रिमूव कर दें, बाकी को शॉर्ट लिस्ट कर दें। इसी तरह जॉब डिस्क्रिप्शन आपका टाइम इस सेंस में सेव करता है कि इररिलेवेंट पर्सन विल नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और लेट से ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरर हुआ, और आप एक पर्सन हायर करना चाह रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी एक बंदे ने काम किया वो पेंट वाली फैक्ट्री में, अब अगर वो चाहता है कि मैं इसमें अप्लाई करूं, तो वो खुद ही रुक जाएगा, बिकॉज आपका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल है, कार बनानी है, उसकी आपने लिखा होगा कि हमें ये काम करवाने। तो जो पर्सन किसी और फील्ड में स्किलफुल है वो अप्लाई नहीं करेगा, आपका और मैनेजमेंट का टाइम बचेगा, मैनेजमेंट का टाइम सेव होगा। दिस कैन हेल्प इवन सेव कॉस्ट। जॉब स्पेसिफिकेशन की, क्वालिफिकेशंस की बात करो, और उसमें बताओ कि पर्सन की जो क्वालिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उसको जज किया जाएगा, और जॉब के मुताबिक उसको सूटेबल बनाना पड़ेगा। पार्ट टाइम, फुल टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है। पार्ट टाइम एम्प्लॉई
एक डेफिनेशन जो बड़ी आसान सी मार्किंग स्कीम एक्सेप्ट करती है, वर्कर्स हु वर्क लेस देन द फुल टाइम वर्कर, एक्सेप्टेबल है, लिख सकते हो। वरना वो नंबर ऑफ आवर्स एंड 40 से लेस है, वो लिख सकते हो। फुल टाइम वर्कर जो 40 आवर्स पर वीक तक काम कर रहे हैं या 35 प्लस आवर्स काम कर रहे हैं, वो आपके फुल टाइम वर्कर है। कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर है, अपने पास कहीं पे दो चार बातें लिख लो बेटा, सब लोग करें कि पेपर निकाल लें या कॉपी निकाल जल्दी से। कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं आप लोग। फुल टाइम वर्कर लिखो, और एक काम करें अभी साथ, जरा क्विकली बुलेट पॉइंट के साथ डॉट के साथ बेनिफिट लिख लो, क्रॉस के साथ डिसएडवांटेज लिख लो। हेडिंग मत बनाए, टाइम हमारे पास नहीं है। डॉट के साथ एडवांटेज, क्रॉस के साथ डिसएडवांटेज। अच्छा, फुल टाइम एम्प्लॉय का, जल्दी जरा जल्दी से। फुल टाइम एम्प्लॉय का बेनिफिट, मोर कमिटेड टू बिजनेस, मोर कमिटेड टू बिजनेस। लिखा मोर कमिटेड टू बिजनेस। और नंबर टू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद देम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेटा ये आपके पास ज्यादा वक्त के लिए मौजूद है, प्रेजेंट ज्यादा टाइम के लिए है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है इनके साथ। नंबर टू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एडवांटेज हो गए। अच्छा, अब मेरी बात एक ध्यान से सुन लें। बच्चों आपको पहले भी बताया था, सामने देखें, बेशक कहीं पे इसको नोट कर लेना। जब आपने अपने आंसर में पर्टिकुलरली आपने डी, सी और डी पार्ट के अंदर, डी पार्ट में सॉरी, और ई पार्ट में एनालिसिस बनाना है ना, एनालिसिस करते हुए आपको याद रहना चाहिए कि आपने कॉजेज प्लस इम्पैक्ट लाजमी लिखने हैं। आसान अगर इसे करूं, एक आपका पॉइंट होता है नॉलेज का, लाइक मैं लिखना चाहता हूँ कि फुल टाइम वर्कर इज मोर कमिटेड टू द बिजनेस। बेटा इसको हमने ईसीआर पढ़ी थी, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पढ़ा था, उसमें एग्जामिनर मांग रहा था कि भाई अपने बेनिफिट को नॉलेज पॉइंट के साथ लिंक करके बताओ। मतलब आपने क्या जी, वर्कर्स आर मोर कमिटेड, ये एग्जैक्ट बेनिफिट नहीं है आपका, नॉलेज का पॉइंट है। उसके साथ उसको जस्टिफाई करो कि क्यों फुल टाइम वर्कर ज्यादा कमिटेड होता है। अगर आप उसमें एक लाइन ऐड कर दो, बिकॉज दे आर अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, या दे स्पेंड मोर वर्किंग आवर्स इन द बिजनेस, दिस वे देयर कमिटमेंट विद द बिजनेस और सेंस ऑफ बिलोंगिंग गेट्स इंक्रीज। तो आपने कॉज बता दी है, उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा, हायर मोटिवेशन का है, तो डी पार्ट है तो इतना भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मतलब आसान वर्ड्स में, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको बताओ, जब आप अपना एनालिसिस बना रहे हो उसके अंदर कॉज और लिंक आपने बनाना है, बताना है कि मैंने अगर कमिटमेंट की बात की तो क्यों ज्यादा कमिटेड है। देखो एक बात याद रखना बेटा, ये रिस्क नहीं लो। ऑल दो बिजनेस के पेपर में मार्क्स मिल जाते हैं, आपने शॉर्ट पॉइंट लिखा, सी पार्ट में जैसे लिखते हैं, डी पार्ट में भी अक्सर बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करो कि पास में आप लोग मार्किंग स्कीम देके पॉइंट लिख रहे थे, मार्किंग स्कीम का पॉइंट के अंदर 100% एक्यूरेसी है, वो पॉइंट ठीक था। अब आप एग्जैक्ट वो लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल गए, या पास में आपको एग्जाम में मिलते रहे। अब जब आप अपना पेपर करने जा रहे हो और आप आंसर मेकअप कर रहे हो, तो फिर शॉर्ट आंसर लिखने का रिस्क ना लें, उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि अब मार्किंग स्कीम आपके हाथ में नहीं है। अब आप आंसर खुद लिख रहे हो, उसको इतना एक्सपैंड जरूर कर लो, स्पेस एटलीस्ट कवर कर लो कि आपके पॉइंट का मीनिंग क्लियर होता नजर आए, मतलब उसका सीधा बनना चाहिए। ये नहीं दे आर मोर कमिटेड सो दिस विल हेल्प बिजनेस इंक्रीज आउटपुट, नहीं। आप पहले बताएं इफ दे आर मोर कमिटेड तो क्या वजह है कि वो ज्यादा कमिटेड, बिकॉज दे स्पेंड मोर वर्किंग आवर्स, दिस विल हेल्प बिजनेस टू इंक्रीज आउटपुट, दिस विल हेल्प बिजनेस टू हैव अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स। इस तरह का पॉइंट आपका बन सकता है। अच्छा, डिसएडवांटेज फुल टाइम वर्कर की, हाँ जी कोई बचा, हायर सैलरीज देखो, सैलरीज और वेजेस। और ये सेकंड डिसएडवांटेज, बेटा पेपर 1000 साल बाद नहीं है, कल है पेपर, हाँ जी। ट्रेनिंग कॉस्ट और इसके अलावा डिसएडवांटेज, और और कॉस्ट टू एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा इसमें लिख लें, ट्रेनिंग वाला लिख लें। अच्छा, अब ये नहीं कि आप अपने पॉइंट में लिखो ट्रेनिंग, बेटा उसकी सेंस बनाओ, ट्रेनिंग नीड्स टू बी गिवन, पूरी पूरी बात लिखी, ट्रेनिंग नीड्स टू बी गिवन। और ये ना ट्रेनिंग का की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बार बार उनको ट्रेन करना पड़ रहा है, या मल्टीपल टाइम्स उनके ट्रेनिंग सेशन है, उसकी वजह से ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ते हैं, प्रॉफिट फॉल करते हैं। सैलरी वाला तो लिखिए, हायर सैलरी तो डिसएडवांटेज लिखिए। अच्छा जी, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हाँ जी। हाँ, अगर एब्सेंट हो वर्कर, प्रोडक्शन विल कम टू अ हॉल्ट और प्रोडक्शन विल स्टॉप, कर सकते हैं।
बेटा एक फुल टाइम वर्कर का डिसएडवांटेज है, प्रोडक्शन विल स्टॉप इफ दे आर एब्सेंट। अच्छा जी आगे चले, सामने देखें। इसके बाद, और वैसे ही बेटा क्लैरिटी के लिए बता दूं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे से, ये टॉपिक सेट 1 2, ये टीयर 1 टीयर 2 नहीं है। देखो बिजनेस में क्वेश्चन ही हमारे पास 20 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो टॉपिक की लिस्ट बहुत लंबी रहती है, इसलिए इसको डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको प्लानिंग में आसानी हो। अच्छा जी यहाँ पे टीम वर्क का क्वेश्चन है, और टीम वर्क के अंदर बच्चों ये इसका लिंक किस चीज के साथ है पहले ये समझ लो। ये जो तीनों, ये दो चीजें ना, टीम वर्क और क्वालिटी सर्कल, टीम वर्क एंड क्वालिटी सर्कल, ये वर्कर की सोशल नीड्स को फुलफिल करवाती है। टीम वर्क और क्वालिटी सर्कल वर्कर की सोशल नीड को फुलफिल करवाती है, विच कैन बेसिकली मेक वर्कर्स मोर मोटिवेटेड। और इसमें अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, और कुड बी अ 6 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। टीम वर्क, एम्प्लॉयज को ग्रुप्स में रखना ताकि उनका इंटरेक्शन बढ़े, इनोवेशन बढ़े, क्रिएटिविटी ज्यादा हो और आपके पास बेहतर आउटकम। क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं, कल ध्यान इधर बच्चों। क्वालिटी सर्कल जो है, क्वालिटी सर्कल का मतलब होता है कि विद स्पेसिफिक एजेंडा आपने वर्कर्स को टीम के अंदर बाउंड करना है। क्वालिटी सर्कल मतलब उनको एक सर्कल क्वालिटी ग्रुप के अंदर अपॉइंट करना है, और उसके बाद ये जो वर्कर्स हैं ये उस पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब लेट से कोई आपका प्रोडक्शन का इशू है और आपके पास सोल्यूशन नहीं है, मेक अ क्वालिटी सर्कल, लेट योर एम्प्लॉय सिट टुगेदर और उसके बाद वो सोल्यूशन फाइंड आउट करें। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि ज्यादा बेहतर सोल्यूशन और बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। बिकॉज देखो कॉज इसमें बताएंगे आप, बिकॉज एम्प्लॉइज नो प्रोडक्शन इश्यूज मोर देन द मैनेजमेंट, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बेहतर पता होता है इश्यूज कौन से। इसी तरह आप एप्लीकेशन में नंबर यूज करें, एम्प्लॉइज पार्ट टाइम फुल टाइम यूज करें, अगर केस में लिखा हुआ है मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बच्चों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक पूरी, आप ये समझ लो फिर वही बात है एक थ्योरी की तरह, जिस तरह काइजन था, काइजन का मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस नीड्स टू एंश्योर, मैनेजमेंट नीड्स टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड इंक्रीज, वेस्टेजेस शुड रिड्यूस, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इसका भी एक फीचर बनेगा कि आपको बार बार चीजों को इंप्रूव करना है, बेहतर करना है। ये TQM है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि TQM एक्सपेंसिव होता है करना, क्योंकि एम्प्लॉइज को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस विल इंप्रूव, क्योंकि एम्प्लॉइज खुद उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन में एट ऑल लेवल्स क्वालिटी को बेहतर करने की बात करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेस हो, आपकी मैनेजमेंट का कोई टूल हो, मोटिवेशनल टूल हो, सबको इकट्ठा इंप्रूव करने की बात करता है। बाकी ये वाला हमने कर लिया था, मशीनरी वाला। बेस टू मोटिवेट वर्कर्स के ऊपर भी बात हो गई थी कल। फाइनेंशियल मोटिवेटर ज्यादा फोकस करने कौन कौन से हैं। टाइम रेट सिस्टम कोई बच्चा नहीं भूलेगा, पीस रेट सिस्टम कोई बच्चा नहीं भूलेगा, गिविंग देम वेजेस और सैलरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, वेजेस सॉरी, पेमेंट। और उसके बाद बोनस आपका एक अच्छा मोटिवेशन टूल हो सकता है, विच इज पेड ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी। और बोनस क्योंकि एक लमसम अमाउंट होती है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, कैन हेल्प मोटिवेट एम्प्लॉइज। वेजेस इटसेल्फ एक फाइनेंशियल मोटिवेटर है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आज नहीं, उसके बाद, आज मुझे सुन लो पहले। अच्छा बेटा उसके बाद ये जो कमीशन है, कमीशन को लाजमी देख जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा उस पर टेस्ट नहीं हुआ था। कमीशन आपने पे करना होता है वर्कर्स को, पर्टिकुलरली अपनी सेल्स टीम को, जब आपने उनकी परफॉर्मेंस को लिंक किया होता है उनकी कमीशन के साथ। लाइक अगर सेल्स टीम है, उससे आप कहेंगे तुम इतने यूनिट सेल करोगे, इतनी चीजें बेचोगे तो तुम्हें इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, या वैल्यू ऑफ सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा। दिस एनकरेज एम्प्लॉइज दे शुड मेक मोर सेल्स, सेल ज्यादा उनकी कमीशन ज्यादा, कमीशन ज्यादा तो उनकी इनकम ओवरऑल ज्यादा बढ़ेगी। ये मोटिवेशन टूल याद कर ले। नॉन फाइनेंशियल में आपको पता होना चाहिए, फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है वो वाले सारे बेनिफिट जो आपको जॉब के साथ मिलते हैं लेकिन फाइनेंशियल नहीं होते। लाइक अपने पेड उनको हॉलीडे के ऊपर सेंड कर दें, उनको किसी ट्रिप के ऊपर भेज दें, ये सारे नॉन फाइनेंशियल फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे। या गाड़ी का फ्यूल उसको दे दें, मतलब बड़ी बड़ी जॉब्स के अंदर ऐसा होता है। और इसके साथ साथ उनको मतलब सारे नॉन, मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके घर के लिए कोई चीज, कोई सर्वेंट, कोई और चीज, ये फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाएगा। ब्रेक इवन, बच्चों ब्रेक इवन फिर से वही बात है, इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर लिखा हुआ है, और इसका एक क्वेश्चन भी हम साथ देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं ब्रेक इवन पे जाने से पहले, ये जो मार्केटिंग वाला एरिया है, इसके ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज है। बेशक इसको वैसे हमें भी टॉप पे लिखना चाहिए था, ये टॉपिक वाइज यहीं पे एंड पे टेस्ट हो रहा था, यहाँ लिखा हुआ है बेटा मार्केटिंग जो है, इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इंटरनेट, सोशल मीडिया या ई कॉमर्स, इन तीनों में से एक चीज एक्सपेक्टेड है पेपर। और मैं आपको इसके बेनिफिट ड्रॉबैक दिखवा चुका हूँ। दो दो पॉइंट्स अगर रिकॉल कर ले, वाइडर ऑडियंस है, उसके अलावा कॉस्ट आपकी कम है, या फिर उसके अलावा बता सकते हो कि बिजनेस की प्रेजेंस ज्यादा जगह पे होती है, ब्रांड इमेज एनहांस होती है। डिसएडवांटेज की बात कर लें, तीनों जगह पे, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, ई कॉमर्स हो, तीनों जगह पे आपको स्किल्ड और एक्सपर्ट एम्प्लॉय चाहिए।
जो जिनकी सैलरी आपको ज्यादा ऑफर करनी पड़ेगी क्योंकि वो क्वालिफाइड लोग होंगे। उसके अलावा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि बिजनेस में ऑनलाइन या इंटरनेट पे अगर कोई चीज ऑफर की जा रही है तो कस्टमर विल नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली टेस्ट द प्रोडक्ट और टेस्ट द प्रोडक्ट, और इसकी वजह से पोटेंशियल सेल्स आपकी लो भी हो सकती है। डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। कॉस्ट की बात कर लूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट या अपग्रेडेशन कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा होती है। अच्छी वेबसाइट को बार बार अप टू डेट करना पड़ सकता है और फिर उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। अब सर आ जाए बच्चों, साथ एक हमने आपके साथ ना एक फाइल शेयर होगी जिसके अंदर ये हमारे इधर देखो, सामने 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 बेटा, ये सैंपल आंसर जो आप लोगों के आंसर्स हैं, मतलब जो बेस्ट आंसर थे ओवरऑल चेकिंग के बाद। अब एक काम करना सुनो, मार्किंग स्कीम पढ़ोगे तो आपको सिर्फ पॉइंट नजर आएंगे और सब बच्चों को इस वक्त एक्सप्लेन करना नहीं आता। एक काम कर लेना, ये फाइल आपके साथ शेयर हो रही है, इसमें मेरा ख्याल है कोई 8-10 ई पार्ट के क्वेश्चंस हैं और शायद 1 या 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएंगे पेपर में। इसमें आपने, ये हमारे अपने ही लोगों के आंसर्स हैं, आंसर्स को पढ़ना है और जिस पे फुल मार्क्स हैं उसको याद कर लें। जहाँ पे 5 है उसमें मैंने इंप्रूवमेंट ऊपर लिखे क्या हो सकते हैं उसको याद कर लें। आपके पास रेडीमेड आंसर्स मौजूद हैं, इसमें प्लस माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा सामने देखेंगे सब लोग। डू यू थिंक, और बेटा एक क्वेश्चन के सिनेरियो समझ लेना। क्वेश्चन कहता है डू यू थिंक एडवांटेजेस ऑफ मैनेजर्स यूजिंग डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आर ग्रेटर देन द डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन आपसे रिक्वायर नहीं करता कि आपने डेमोक्रेटिक के मुकाबले में ऑटोक्रेटिक बताना, नहीं बताना। क्यों? क्वेश्चन आपको बाउंड कर रहा है कि क्या एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस, तो क्या करेंगे, सिर्फ एडवांटेज सिर्फ डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन इसमें भूल नहीं सकते, कंक्लूजन लाजमी लिखना है। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, जिसमें वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑटोक्रेटिक के अंदर मैनेजमेंट गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल अदर एम्प्लॉइज फॉलोज, या फिर उसमें लिखे वर्कर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। थर्ड हमारे पास आता है लेजर फेयर या फ्री रेंज। लेजर फेयर का मतलब कंप्लीट अथॉरिटी इज गिवन टू एम्प्लॉय टू कंट्रोल और मैनेज हिज वर्क और टू कंट्रोल द हिज वे ऑफ वर्क, ये लेजर फेयर होता है। बहरहाल टॉपिक साथ रिवाइज करने के बाद बच्चों यहाँ देखो, अब ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, पहली बात तो ये स्पेस भी बिल्कुल ठीक ले रहा है, और क्योंकि ये हारिस का पेपर है मेरा ख्याल है उसकी राइटिंग वैसे थोड़ी लार्ज है, उसने फिर भी नीचे लिखा हुआ है, बट वरना बाकी लोगों का ऐसा आंसर नहीं बनेगा, स्पेस में इंशाल्लाह आ जाएगा। बच्चों देखें, उसने लिखा हुआ है जी डेमोक्रेटिक लीडरशिप अलाउज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये आपने पता है क्यों लिखना है, क्योंकि आप एक एग्जामिनर को पहले अंडरस्टैंडिंग देते हो कि मुझे डेमोक्रेटिक आता भी है कि नहीं आता। उसने उसने फौरन से लिखा कि एम्प्लॉई को अलाउ करेगा कि दे कैन गेट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इसकी वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग विल बी एस्टेब्लिश, या देखिए मेकिंग प्रोसेस विच डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इंक्रीज देयर मोटिवेशन। अब बच्चों देखो लिंक फाइंड आउट करो, लिंक क्या है इसके अंदर। पहले आपने कहा क्योंकि वर्कर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होने की वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वजह से वर्कर मोटिवेट होता है, और ये डायरेक्ट बिजनेस को बेनिफिट। आप और लिखना चाहिए लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक काफी है। उसके बाद ये देखो साथ ही डिसएडवांटेज है, ड्यू टू दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम डिसेंट्रलाइज्ड। आप ना लिखना चाहें तो आप लिखें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी डिवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिवेंटिंग बिजनेस टू एक्ट क्विकली टू एनी सडन चेंज, या फिर आप इसमें लिख सकते हो रिजल्टिंग इन स्लो डिसीजन मेकिंग इफ यू वांट टू मेक इट इजियर, और दिस रिड्यूसेस कंपेटिटिवनेस ऑफ बिजनेस इन मार्केट। बेटा अब ये देखो उसने अपने पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ा ना, एक पॉइंट है, लेकिन उसकी कॉज भी बता दी है कि क्योंकि इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होती है। आप डिसीजन तो डिवाइड कर चुके हो, डिसीजन मेकिंग सारा, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आप क्विकली एक्ट नहीं कर सकोगे, मार्केट कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर सकोगे, और उसकी वजह से यू विल लूज योर कंपेटिटिवनेस इन द मार्केट, और आपका बिजनेस लेस पॉपुलर होगा, लेस सेल्स मेक कर रहा होगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट आ गया। कंक्लूजन देखिए, और देखो एक बेनिफिट एक डिसएडवांटेज, दैट्स इनफ। एक्सप्लेन अच्छा होना चाहिए, और अगर आपको डाउट है बेटा एक्सप्लेन ज्यादा करो, अगर आपको लगता है मेरा पॉइंट ठीक नहीं होगा एक्सप्लेन ज्यादा करें। आप देखें, आई थिंक दैट डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन डिसएडवांटेज। कंक्लूजन में हर सूरत क्लियर क्लियर कट वे में लिखा होना चाहिए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, लिखा। उसके बाद इवैल्यूएशन में लाइक लिखा हुआ है साथ, विदाउट यूजिंग एनी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड सो कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज सेव्ड। वो कहता है कि मैं इसलिए डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करता हूँ कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल करने से बंदा मोटिवेट हो गया, लेकिन आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल है, ये तो आपने डिसीजन मेकिंग उसको दिए, और बगैर पैसे दिए आपका वर्कर मोटिवेट हो गया, आपका पैसा भी सेव हो गया। However, its effectiveness depend on the size of the business। कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो ना कि डेमोक्रेटिक कर लो, तो ये भी देख लो कि बिजनेस का साइज कौन सा, बस इससे लंबी आपने बात नहीं करनी। मतलब अगर बिजनेस साइज बहुत लार्ज है तो शायद डेमोक्रेटिक में नॉट बी सुटेबल,
अगर बिजनेस साइज मीडियम साइज बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा आपको सपोर्ट भी करेगा। बेटा ये समझ आता है? अब ये एक आंसर लिखा हुआ है, इस तरह आपके पास इस पूरी लिस्ट में मल्टीपल आंसर हमारे पास लिखे हुए हैं, 5 मार्क्स में इंप्रूवमेंट के साथ लिखा हुआ है, ये ऊपर मैंने मेंशन किया कि आपको क्या लिखना चाहिए था, मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह अब देखो, जैसे ये आंसर लिखा हुआ है, डू यू थिंक, हम क्योंकि ये एक्सपेक्टेड भी है और इससे कंपाइल किया आप लोगों के लिए चेक करने के बाद कि बेटा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ सैंपल आंसर पढ़ लो, इवन इफ इस टेस्ट में से कोई क्वेश्चन अगर लेट से नहीं आता, बेटा एटलीस्ट तुम लोगों को आंसर लिखने का तरीका मिल जाएगा, सीख जाओगे कि लिखना कैसे होता है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, डू यू थिंक सोशल मीडिया इज बेस्ट मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर अ स्मॉल बिजनेस? बेटा सुन ले जरा, अहमद खान ध्यान इधर। अच्छा जी बच्चों, यहाँ लिखा है ना सोशल मीडिया इज द बेस्ट मेथड, तो आपने क्या करना होगा, अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, सोशल मीडिया को एक्सप्लेन करो, वन बेनिफिट वन ड्रॉबैक, और उसके मुकाबले में एक और मेथड चूज करो जो आप बताते हो कि नहीं उसके थ्रू भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। जैसे इसने क्या लिखा हुआ है, ये देखो, सोशल मीडिया कवर्स वाइड रेंज ऑफ पीपल, मेरा ख्याल है हम ये वर्ड 1001 2 दफा बोल चुके हैं, वाइड रेंज ऑफ, वाइड ऑडियंस, वाइड टारगेटेड मार्केट, अब भूल ना जाना पेपर। अच्छा जी, अच्छा ये वाइड ऑडियंस होना फायदा नहीं है, वाइड ऑडियंस होने की वजह से आप ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करोगे, आपको पोटेंशियल सेल ज्यादा मिलेंगी और उससे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा, ये आपका बेनिफिट। देखो इस पॉइंट में भी पूरी बात हो रही है, वाइड ऑडियंस को लिंक किया ज्यादा कस्टमर के साथ, ज्यादा कस्टमर को लिंक किया सेल के साथ, सेल को लिंक किया ओवरऑल रेवेन्यू के साथ, तो पॉइंट कंप्लीट हुआ। और साथ लिखा हुआ है जी क्विक मेथड है, ये बेशक ना लिखे आप, डिसएडवांटेज लिखे तब भी काफी है। और जब नुकसान, ये देखो, however बैड रिव्यूज फॉर द बिजनेस कैन बी सीन ऑन सोशल मीडिया, डिसएडवांटेज बना दो कि आप अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हो तो फिर आपको ये भी बेयर करना पड़ेगा कि नॉट ऑल कस्टमर विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक, कुछ कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देंगे और वो सबके सामने विजिबल हो जाएंगे, तो क्या बिजनेस तैयार है कि वो ये वाला रिस्क ले ले, और मतलब ऐसे उसकी इमेज खराब हो सकती है। और बेटा लीडिंग टू अ बैड रिप्यूट कैन डैमेज द रिप्यूट, बिजनेस रिप्यूट में बी एट स्टेक, बैड वर्ड ऑफ माउथ लिख लें, ये आप उसमें मेंशन कर सकते हो। और अदर मेथड में ये 3 मार्क्स यहाँ तक आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर की बात है कि आप अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर को पता होगा, उसके बाद कस्टमर जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा बिजनेस की तरफ। लेकिन नुकसान ये है कि न्यूज़पेपर के रीडर्स ही कम होते जा रहे हैं और ट्रेंडिंग में नहीं है, जिसका मतलब कि शायद आप बहुत सारे कस्टमर्स को टारगेट ना कर सके, मेकिंग इट एन इनइफेक्टिव मेथड, और एंड पे आप कंक्लूजन देंगे, ये फुल मार्क्स आंसर है, मार्क्स इसके ऊपर मिले। ठीक हो गया? डीप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्सप्लेन अच्छा करना, एक बेनिफिट एक ड्रॉबैक। क्या हो गया यार, सही बात कर रहे हैं फिर भी तुम लोग हंसते हो, जब नहीं बोलता था तब सही थे वो। अच्छा जी इधर देखिए सामने, अच्छा जी बच्चों ये आंसर लिखा हुआ है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस का, और इस बच्चे की खास बात ये, मजा है वैसे तो, खास बात ये है कि ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर अगर किसी को देखना है कि एक्यूरेट हो तो ये हमारे पास आंसर है, अगर किसी को देखना है, मतलब देखो बेटा हर बच्चा अलग अलग लिख रहा होता है, कोई बच्चा ज्यादा लिख रहा होता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर था ना, हारिस वाला आंसर जो था, वो ज्यादा लिखने के साथ फुल मार्क्स आते हैं। अब ये देखो इसकी लाइन देखो, और अगर किसी की स्ट्रक्चर ऐसा है, नमीर भी यूजुअली ऐसा ही लिख रहा होता है कि वो थोड़ा कम लिखे लेकिन मार्क्स पूरे ले जाए, तो मजहब आंसर आपके पास आ सकता है, मतलब ही कम लिखते हैं लेकिन बात सारी कर लेते हैं, तो मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा बच्चों इसमें अब देखो ये दोनों आंसर, लेकिन वो एक एक नंबर लूज भी होगा क्योंकि कुछ जगह पे एनालिसिस कंप्लीट नहीं था, समझाता हूँ कैसे, इधर सामने देखो बच्चों, क्वेश्चन था डू यू थिंक इंक्रीजिंग प्राइजेस इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज प्रॉफिट? ठीक है, अब बच्चे ने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसने लिखा माइट पुट ऑफ सम प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, माइट पुट ऑफ प्राइस कॉन्शियस कस्टमर के साथ इफेक्ट मिसिंग था कि बिजनेस के ऊपर क्या फर्क आ रहा है, लाइक मतलब कॉज मिसिंग थे, देयर इज नो यूएसपी, कि आप अगर प्राइस बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से प्राइस कॉन्शियस कस्टमर पुट ऑफ हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट में यूएसपी भी नहीं है, तो इसका मतलब आपने रेवेन्यू अपना लूज कर दिया। इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्राइस, तो आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, फिर आप सक्सेसफुल होगे। तो आपको ऐसी बात हुई, एक वर्ड, एक लाइन, एक फ्रेज आपके नंबर बच जाते हैं। इसी तरह कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, और एक मेथड उसने लिखा हुआ है जी, कॉस्ट कैन बी डिक्रीज, लेकिन बेटा सिर्फ ये नहीं करना कॉस्ट कैन बी डिक्रीज एंड दिस विल हेल्प बूस्ट प्रॉफिट, नहीं, कॉस्ट कैन बी डिक्रीज किस तरह लिखा हुआ है, बाय बाइंग चीपर रॉ मटेरियल will reduce the cost of production, so profit will increase। साथ ही डिसएडवांटेज आ गया, बट क्वालिटी में गेट कॉम्प्रोमाइज, ये आपका डिसएडवांटेज आ गया, और जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मे नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट सम कस्टमर, ये ड्रॉबैक इटसेल्फ कंप्लीट था, एंड कंक्लूजन मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो इतना मुश्किल नहीं, हाँ क्वालिटी कॉन्शियस वाला उसमें भी लिखा हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, आप अपने अपने पॉइंट को सिंप्लीफाई करो, कोई बहुत ज्यादा हमें हाई लेवल की इंग्लिश भी नहीं चाहिए, उसके अंदर फ्रेजेस भी नहीं चाहिए। मैंने आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स पढ़ाया था, उसमें बच्चे सिंपल सिंपल मार्क्स लिख के आंसर मार्क्स दे रहे हैं। इसी तरह अच्छा खैर ये इसके ज्यादा आंसर मेरा ख्याल लग गया,
ये हमारे ये फुल मार्क्स वाले आंसर हमारे पास आ रहे हैं, मेरा ख्याल है नमीर का पेपर है, नमीर का पेपर। अच्छा जी बेटा इधर देखो, ये थोड़ा सा ना, ये डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन था, इधर इधर सामने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। डू यू थिंक कस्टमर हैव अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस? अब अगर किसी को सम सॉर्ट ऑफ अनकन्वेंशनल और जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, मतलब ज्यादा वैसे नहीं होते, लॉजिक वाले होते हैं क्वेश्चन, ये आंसर आपके पास बेस्ट आंसर पड़ा हुआ है, फुल मार्क्स है, आपको नजर आ जाएगा कि कितना लिखा जाता है और समझना कैसे है। बच्चों क्वेश्चन को समझने का तरीका, जब आपसे पूछा हुआ है क्या कस्टमर का बिजनेस के सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका मतलब इसका भी है और इसके अलावा भी कोई होना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है कस्टमर को और एम्प्लॉइज को कंपेयर किया हुआ है। एक दफा देख लें, मेरे साथ पहले देख लें। कस्टमर आर इंपॉर्टेंट एज दे परचेज अ बिजनेस प्रोडक्ट which earns revenue, revenue cover cost, sales and this will increase profit। तो देखो पूरा सीक्वेंस बन गया, सिंपल सिंपल वर्ड के साथ, कुछ मुश्किल बात नहीं है। और साथ लिखा हुआ है विदाउट कस्टमर, ये हमारा डबल साइड एनालिसिस होता है, आप बनवाना चाहे बना सकते हैं, सिंपल रखना चाहे वैसे भी कर सकते हैं। विदाउट कस्टमर मेन गोल ऑफ बिजनेस विल नॉट बी मेट ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल। बेटा ये मेन गोल का लफ्ज ही काफी था कि अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है, तो हर प्राइवेट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट प्रॉफिट। अगर कस्टमर नहीं है तो मेन गोल कैसे पूरा करोगे, और अगर मेन ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता तो क्या बिजनेस सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने पहले जस्टिफाई करना है उसको कि आपने किस तरह से उसको बताया कि कस्टमर इंपॉर्टेंट है। और साथ ऑन दी अदर हैंड, और बेटा जहाँ पे स्पेस किसी को इशू आता है ना, कम लगती है, पैराग्राफिंग की जरूरत नहीं है। आपके आंसर के स्ट्रक्चर बहुत क्लियर और कनेक्ट, जो हमने कनेक्टिव यूज किए होते हैं बहुत अच्छे लिखे हैं। लाइक ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है, मार्क्स बुला देंगे। Employees are responsible for production. If there is no production, business will not be able to compete in market, so no sales and no profit can be earned। अब जब आपने एम्प्लॉइज का लिखा, तो इसने लिखा कि एम्प्लॉइज अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई गुड बनेगी नहीं, गुड सेल नहीं होगी, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। और साथ एक अच्छा पॉइंट जो मुझे लग रहा था बहुत बेहतर लिखा हुआ है कंपैरिजन में, एम्प्लॉइज में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमर केयर सर्विसेज विदाउट विच कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी लो एंड मार्केट शेयर विल बी लॉस्ट। मतलब आपने फौरन से कंपैरिजन में लिंक कर दिया कि एम्प्लॉय ही तो वो पर्सन है जिसने कस्टमर केयर सर्विस देनी है, और अगर कस्टमर केयर सर्विस अच्छी नहीं है तो इसका मतलब बिजनेस का सक्सेस नहीं हो सकता है श्योर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्प्लॉइज की इंपॉर्टेंस कस्टमर से भी बढ़ गई है, क्योंकि एम्प्लॉय फर्स्ट प्लेस पे और कस्टमर सेकंड प्लेस पे चला गया, वो रिसीविंग एंड के ऊपर चला गया। और कंक्लूजन में ये देखो, अब देखो बेटा आपके पास मल्टीपल कंक्लूजन आ गए। मैंने आपको एक मजर वाला आंसर दिखाया और इस वाला आंसर दिखाया, वो लेंथी लिख रहा होता है, थोड़ा मार्क्स फुल आ रहे हैं। इसने ब्रीफ करके लिखा हुआ मार्क्स उसके भी आ रहे हैं। इसने अच्छे वर्ड के साथ इवेल्युएशन किया, थोड़ा प्रिसाइज मैनर के अंदर पढ़ लो। टू कंक्लूड, एम्प्लॉइज आर मोर इंपॉर्टेंट एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्ट दैट विल देन अट्रैक्ट कस्टमर इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट इट्स डेवलपमेंट लिखा हुआ है शायद, इज नेसेसरी। कंक्लूजन में क्लियर वर्ड के साथ एम्प्लॉइज आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, साथ ही वैल्यूएशन बता दिया कि आपको प्रोडक्ट उसमें कुछ नहीं प्रोड्यूस करके देनी है और उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। कुछ बच्चों के आंसर में एक एक लाइन की सेपरेट पेज पे थी, वो स्कैन के अंदर नहीं आया क्योंकि आंसर यहाँ तक इनफ था, काफी था, इससे मार्क्स आ गए। अच्छा बच्चों देखो, ये आपके पास 6-7 आंसर है। ये क्वेश्चन शायद क्वेश्चन ऊपर से रेज हो गई, ये एथिकल वाला है। इसको, इस वाले क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन, इसको आप छोड़ के नहीं जाए। और अब शॉर्टकट ही आ गया है, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट आज किया हुआ है कि मैं आपको आप ही के लिखे हुए आंसर दिखा दूं, आप लोगों के अंदर से कि सारे लोग लिख रहे हैं। और बेटा इसको याद कर लो, सैंपल आंसर का रटा लगा लो, उसको बाय हार्ट याद कर लो, क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जैक्ट वैसा कॉपी पेस्ट करो, मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो, सुन लो, अभी मूव कर रहे हैं 2 मिनट में। ये वाली फाइल कल पे बाद सुन लो। बेटा ये फाइल सोने से पहले, पेपर देने से पहले लाजमी एक दफा पढ़ के जाएंगे। अभी क्लास बाय द वे खत्म नहीं हो रही है, हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये फाइल लाजमी देखें, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। रूम 22 में मूव कर रहे हैं।